दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा हर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम आप लोगों को सीटेट का प्रैक्टिस कराएंगे और आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यह ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में मतलब कि बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि ये सीटेट के लिए स्पेशली बनाया गया है वीडियो दोस्तों, आप सभी लोगों को देखते हुए। तो चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 62, 51, 62, 21, 56, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो आप देखो यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यहाँ 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। इसको जोड़ डालिए, अगर जोड़ोगे तो 5000 सॉरी 5550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5550 हो जाएगा, 5550। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो 5000 ऐसे लिखिए, फिर 500 लिखिए, फिर 50, 0555 ऐसे करिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, आपको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो कह रहा है कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। तो तीन विषम संख्याएं ले लीजिए, 5, 3, 8, 1, 9। तो देखिए यहाँ सम लिख रहा है जबकि यहाँ 9 क्या हो रहा है, विषम है, माने यह गलत है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे पे ध्यान दीजिएगा, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। 5 माइनस 3, ये क्या करिए, एक सम संख्या लीजिए। तो 8 में से 3 गए 5। यहाँ जो 5 आया दोस्तों, तो आपने देखा कि ये 5 सम संख्या की बात कर रहा है, लेकिन प्राप्त आपको क्या हो रहा है, विषम संख्या, माने यह भी नहीं होगा। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या पर, दो विषम संख्या ले लीजिए, 3 + 5 और एक सम संख्या ले लीजिए, 5, 4, 9, 3, 12 होता है। तो एक सम संख्या है का योगफल एक सम संख्या है, तो यहाँ भी सम आ रहा है और यहाँ भी सम बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है ना। इसका मतलब है कि ये कथन आपका क्या है, सही है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर देंगे, यह भी आपका सही है, ठीक है। अब हम आगे चलना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट में। जैसे 1 लीटर जूस है, घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप यहाँ 8 × 8 होना चाहिए, ठीक है। सवाल में 8 × क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी। तो बाबू देखो यहाँ 8 अठाई क्या हो रहा है, 64 हो रहा है। तो आप देखो कि यहाँ 8 अठाई 64 कटेगा किससे, क्योंकि लगभग और समीप पूछ रहा है। तो यह ज्यादा उपयोगी वही होगा जिससे यह कट जाए। तो ना 20 से कटेगा, ना 22 से कटेगा, ना 18 से, 16 से कट जाएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब अगला चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर में गणित की शिक्षा की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो बाबू देखिए प्राइमरी स्तर पे जान लीजिए कि आंकड़ों का ना तो निरूपण होता है, पाई डीआई पाई चार्ट ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ कह रहा है आंकड़ों का निरूपण, विश्लेषण और निष्कर्ष ये सब नहीं निकलवाया जाता है, नहीं खाता है, इसी कारण यही मेल नहीं खाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी स्तर पर जो होती बाबू यहाँ संक्रियाओं को करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संक्रिया का मतलब जोड़ घटाना ही प्राइमरी स्तर पे किया जाता है, ये सही है। दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली, माने उनके दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली, यही ये भी क्या बोलते हैं कराया जाता है प्राथमिक स्तर पर। भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना, तो सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, तो भाई सरल व्यवस्थित भिन्नों को व्यवस्थित करना ये प्राइमरी स्तर पर सिखाया जाता है। तो प्राइमरी स्तर पे क्या नहीं होता, वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण भी नहीं होता और विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना ये भी नहीं होता है, या निष्कर्ष निकालना ये भी नहीं होता है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। गणित की एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। अब जान लीजिए गणित की शिक्षा क्या होगी। जैसे वो क्या बोलते हैं कि बच्चों के अंदर गणितीय प्रतिभा का क्या किया जाए, विकास करना। भाई देखिए यहाँ पर ज्यामिति वाली बात तो होगी नहीं, क्योंकि प्रमेय और प्रमाणों को, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं होता। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं का विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो बाबू देखिए बच्चों के अंदर गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना यही मुख्य उद्देश्य होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि अक्सर परीक्षाओं में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो हमेशा जो गणित का मुख्य उद्देश्य होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसका मेन उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ठीक है, गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। केवल गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना ही गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलेंगे। यहाँ कह रहा है प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु, खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करने में किया जाता है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, मूलभूत संक्रियाओं को समझने के लिए, भाई देखिए मूलभूत संक्रियाओं के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। स्थानिक समझ की योग्यता वृद्धि करने के लिए, संख्याओं की तुलना विकसित करने के लिए, कभी भी अधिगम कराते समय ध्यान दीजिएगा, अधिगम कराते समय चाहे गणित का अधिगम हो, चाहे एक्स वाई जेड किसी भी सब्जेक्ट का अधिगम हो, अधिगम कराते समय केवल स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करना दोस्तों। और स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने से बच्चे के अंदर जानते हैं कौशलात्मक विकास होता है। तो इसी कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, कि विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे जीरो बोर्ड हो, चाहे जो भी हो, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह बच्चों के अंदर उनकी स्थानिक समझ को क्या किया जाए, विकसित किया जाए, और दूसरा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करना के लिए कहता है। तो रचना करने के लिए कहता है, कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है। बाबू देखो, अगर किसी चीज का रचना करने के लिए करता है तो बच्चे के अंदर क्या होगा, रचनात्मक और सृजनात्मक विकास होता है। रचना करने के लिए कहता है तो बच्चे के अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक विकास होगा, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अभी आपके अंदर एकदम स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए उसकी अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है। कह रहा है कि उसे 10 अभ्यास परीक्षा देना चाहिए। अरे यार, मानक होना चाहिए कि चाहे जो जो आप देंगे जबरदस्ती। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको जानकारी नहीं, जानकारी है, लेकिन वह ओरली जानता है, लिखित रूप से नहीं जानता है। तो इसका मतलब ओरली सिखाने के लिए वास्तविक जीवन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये भी नहीं होगा। उसके लिए कार्यपत्रक देना, भाई देखिए उसके लिए कार्यपत्रक देना माने जिसमें उस प्रकार की प्रॉब्लम दी गई है, तो यही आपका मुख्य उद्देश्य होगा। कार्यपत्रक के माध्यम से उसको जो ओरली जानता है वह लिखित रूप से भी जानने लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो अभी आपने देखा इस तरीके से। अब आपको नेक्स्ट देखना है। कह रहा है यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं। अब देखो यहाँ 2 पे क्या आ रहा है, रिजल्ट 1 आ रहा है। 2 पे रिजल्ट 1 आ रहा है माने 2 पे 1, तो 1000 पे कितना आएगा, 500 आएगा। अगर 2 पे 1 रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि 1000 पे कितना प्राप्त होगा, 500 प्राप्त होगा। तो यह भी आप लोगों का दोस्तों हमें उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। माने आयत का परिमाप जो हो रहा है वही आपके वर्ग का भी परिमाप हो रहा है। ठीक है,
अगर वर्ग का परिमाप 44 है तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी? 11। क्यों? क्योंकि चारों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। या कभी भी परिमाप दिया रहे 4 से भाग दे दीजिए तो आपको एक भुजा मिल जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर यहाँ 11 है तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि यहाँ अगर ये 16 है तो इसका जो परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 44। अब इसको काट दीजिए तो 22 बचेगा। लंबाई 16 प्लस बी बराबर 22 और 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 22 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा? आपको पता है कि 22 में से 16 गए 6। लंबाई आपकी कितनी आ गई दोस्तों? आपको पता है कि लंबाई कितनी आ गई? 16, चौड़ाई आपकी 6। तो कह रहा है वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा घाते 2 और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणके क्या होता है? चौड़ाई। 11 ग्राम में 121, 16 छक्का 96। अब इसको जोड़ दीजिए 6 1 7 9 2 11 1 1 2 217 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 217 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि आपको समझ में भी आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। अगर कोई समस्या होती तो आप बताइएगा। फिर आप देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कितना दिया गया है? रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणितीय शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य होता है। तो अगर गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पर संख्यात्मक कौशल का विकास किया जाता है। संख्यात्मक कौशल का विकास किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कभी भी इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये बीजगणित पढ़ाना ये गणित का संकीर्ण नहीं उच्च उद्देश्य होता है। परिकलन व मापन पढ़ाना या गणित का क्या बोलते हैं संकीर्ण नहीं उच्च उद्देश्य होता है। और यह जो है यह भी गणित का उच्च उद्देश्य होता है। समस्याओं की शिक्षा रैखिक बीजगणित से संबंधित। तो आपका केवल संख्यात्मक कौशल का विकास इस संकीर्ण उद्देश्य है। यही मेन आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है प्राइमरी लेवल पर बच्चों को गणित सिखाने का क्या उद्देश्य होता है। तो उनके अंदर पहले शुरुआती संख्यात्मक कौशल का विकास करना होता है, संख्याओं का ज्ञान कराना होता है दोस्तों। ठीक है, एनसीएफ 2005 यही कहता है। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आगे चलना चाहेंगे। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपने बहन को दे दिया। उसके पास देखिए कह रहा अपने पड़ोसी को 1/6 1/6 और रेहाना को कह रहा है 1/4 और उसके बाद अपनी बहन को दे दिया। चौथाई भाग अपनी बहन को दे दिया। कितना 1/3 भी यहाँ है ना। तो कह रहा है उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। तो बाबू देखो यहाँ जाहिर सी बात है कि 4 6 3 का लासा क्या होता है? 12 होता है। 3 से 12 में भाग करोगे 4, 6 से भाग करोगे 2, 4 से भाग करोगे 3, 4 2 6 3 9 बटा क्या हो गया? 12। 3 तिरिका 9, 3 चौक 12। 4 टोटल है चॉकलेट और यहाँ 3 दर्जन का मतलब क्या होता है? 36। 4 बराबर 36 हो गया तो 1 बराबर 9 और यहाँ 4 में से 3 बांट चुका है तो बचा क्या है? 1। तो जब 1 बराबर कितना आया है? 9 आया है। यही आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी आपने देखा यह भी बात समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको ध्यान देना है नेक्स्ट। कह रहा है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को रोकने में सक्षम है विभिन्न की व्याख्या। बाबू देखिए जब भी वह संक्रियाओं को रोकने में करता है तो वह संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। ठीक है। और देखिए जैसे विभाजनात्मक अवस्था क्या होता है? बच्चे के अंदर तोड़ने की क्षमता होती है। आरंभिक अवस्था का मतलब संख्यात्मक कौशल का विकास कर रहा है। परिणात्मक अवस्था का मतलब होता है किसी भी समस्या का वह समाधान करने में क्या होता है? सक्षम होता है। इस प्रकार से यह सारी चीजें आपको जानना है। ठीक है। उसके बाद फिर बारी आती है किसकी? एक अध्यापिका अपने
कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या के वस्तुओं का समूहन कर गुणा करके रूप बताती है। तत्पश्चात चिन्ह से परिचित कराती है। तो अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। अध्यापक क्या कर रही है? देखिए, कोई भी चीज, जब कोई चीज जैसे माचिस की तीली क्या है, मूर्त वस्तु है, और मूर्त वस्तु से क्या कर रही है, कोई एक रिजल्ट निकलवा रही है जो अमूर्त है। रिजल्ट हमेशा क्या होता है, किसी चीज का अमूर्त होता है, और जो उसके लिए प्रयास किया जाता है वह मूर्त होता है दोस्तों। तो हमें ध्यान दीजिएगा, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना, ये नहीं सही है। कक्षा को आनंददायी, अरे आनंददायी बनाने का कोई मतलब नहीं है बाबू। देखिए, पढ़ाने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, और ये टेक्निक्स में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें जो आता है, सारी चीजें किस में आती हैं, टेक्निक्स में आती हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, तो गणित की देखिए, कभी भी आप गणित का एक अच्छा अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको अवधारणात्मक माने कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और वह जो अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए वास्तविक जीवन में जोड़ने की आपके अंदर क्षमता होती है। और जिस टीचर के अंदर किसी भी चीज का वास्तविक जीवन में जोड़ने की क्षमता होती है, वही टीचर अच्छा एक्सपर्ट कहलाता है और बच्चों के अंदर अच्छा परिवर्तन कर पाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन देखिए जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता अगर है तो वह एक अच्छी अध्यापिका जरूर कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी अच्छी तरीके से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपने देखा इस प्रकार से सवालों को, और इसी प्रकार से डेली आप लोग जो मतलब वीडियो अपलोड होगा उसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थी तथा मंद गति सीखने वाले शिक्षार्थियों के सहायता होते हैं। वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ये प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए उचित अवसर प्रदान करते हैं। ये प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता का संवर्धन में, देखिए स्थानिक वर्ड आ जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका उत्तर वहीं पे क्लियर हो जाता है, वहीं पे आपका उत्तर क्लियर हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग एक मतलब इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना भैया। तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा कि जो गणित होती है यह क्या करती है, सबसे बड़ी चीज तो कौशल का विकास, जो वैदिक गणित होती है वह कौशल का विकास करती है, ठीक है, और गति देती है, क्योंकि इसमें दैट सॉल्व करने के तरीके होते हैं दोस्तों। कम समय में अधिक से अधिक सवाल हल किया जाता है। वैदिक गणित की सबसे बड़ी खास बात यही होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आप देखिए, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित है। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, रचनात्मक मूल्य क्या है, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा करना, और विद्यार्थियों को ग्रेड। तो बताइए, जल्दी बताइए इसमें क्या होगा? कमियों को पहचानना या मूल्यांकन नहीं होता है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि उसे उपचारात्मक व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। जल्दी बताइएगा इसका क्या होगा, समय लाश के बिना। देखिए भैया, यहाँ जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, अब आपको बता दें कि जो अधिगम में असंगतियां होती हैं, माने बच्चों को सिखाने में जो कमियां आती हैं कि किस कारण से वह आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है ना, उस शिक्षण में कमियों को पहचानना कि उस शिक्षण में क्या कमी है। जैसे कभी-कभी देख लीजिए, हम ही जैसे मान लीजिए आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो किसी चीज़ को जैसे मैं सोचता हूँ कि बच्चे को गुणा आ रहा है, भा मतलब कि उसे पहाड़ा आ रहा है। तो जैसे 12 चौक 48 होता है, तो मैं 12 × 4 को
डायरेक्ट 48 लिख दिया। अब बच्चा नहीं जान पा रहा है कि ये 12 चौक 48 आ कहाँ गया। लेकिन अगर बच्चे को यह बताया जाए कि 4 दूनी 8 होता है बाबू, 4 एकम 4 होता है, तब जाके वह जान जाएगा। तो यह क्या है, एक प्रकार की कमी है दोस्तों। तो ये इसी चीज का अगर आप क्या करोगे, यही रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। कोई अगर ये पता करे कि बच्चे को किस कारण से अध्यापक अधिगम नहीं करा पा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, असंगतियों और शिक्षण की में कमियों को पहचानना ही क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है। तो यही अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम करता है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करता है। चर्चा में इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करता है ना, कह रहा है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य प्राप्त करने, विद्या व्यवहारिक क्षमताओं को विकास करने के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किकता विकसित करने के लिए। भाई खोज परक अगर बात हो रही है तो वहां पर तार्किकता आपकी विकास करेगी। कहीं पे अगर खोज की बात हो रही है तो आपकी तार्किकता पक्का विकास करेगी दोस्तों। ध्यान दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अब आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, और कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसको हल करने में बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में, तो बाबू किसी चीज को हल कर ले रही लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रही है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आप ध्यान दिए, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता लेकिन उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। वह गणित मतलब लगा तो ले रही है, तो यह उच्च स्तरीय प्रवीणता हो जाएगी। लेकिन अगर उसको क्या बोलते हैं, बोल नहीं पा रही भाषा में, तो भाषा की प्रवीणता जो है निम्न स्तरीय है, माने बहुत मतलब भाषा पर उसका बहुत अच्छा पकड़ नहीं है, तो निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता हो जाएगा, उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आपके लिए पर डे एक वीडियो सीटेट के लिए स्पेशली 2023 के लिए हम अपलोड करते रहेंगे। लेकिन आप दोस्तों अपना प्यार देने से मत चुकिएगा। प्यार देने का तात्पर्य दोस्तों आपको डेली वीडियोज को आप जरूर देखिए, और मेरी गारंटी है कि आप 30 में कम से कम 28 और 29 नंबर तो अवश्य ही पाएंगे। लेकिन पर डे वीडियो को देखना ना भूले दोस्तों, और कमेंट भी जरूर करिएगा। कमेंट कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर यह वीडियो हम लोगों के लिए उपयोगी है। और जितने भी छात्र या छात्रा देखेंगे, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा। तो दोस्तों गुड डे टू यू ऑल स्टूडेंट, और क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, और आपके परीक्षा में आपको बढ़िया सफलता मिले इसकी मैं शुभकामना हर वीडियो में करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष